हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जानने वाले हैं। बात करेंगे इस क्लास की, तो आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यूज का 7वां क्लास कर रहे हैं। यानी इसके पहले भी 6 क्लास हुए हैं। उन 6 क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उन 6 क्लास को भी देख ले। ये क्लास पहले होती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इस क्लास को बीच में रोक दिया गया था। अब ये क्लास डेली होगी और डेली बेसिस पर हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यूज के क्लास को करेंगे और झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यूज तो जानेंगे ही, साथ में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के प्रीवियस एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। इस क्लास को करने से आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि झारखंड के एग्जामों में झारखंड जीके से क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होगी। कब होगी? तो डेली सुबह 9 बजे ये क्लास होगी। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग जो भी चीजें देखेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बात करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2001 में। बात करेंगे झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की, तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन जो है 2001 में किया गया था। और झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ही है जो उस समय झारखंड में बिजली सप्लाई का काम करती थी। झारखंड में बिजली सप्लाई का काम जो है वो करती थी। तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, इसका गठन 2001 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि झारखंड में प्रॉपर सही तरीके से विद्युत का सप्लाई जो है वो किया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? यानी झारखंड में टोटल सब डिवीजन की बात यहां पे कही गई है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताई है और मैंने आपको झारखंड का ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कराया है। उस सिलेबस में हमने क्या देखा है? तो उस सिलेबस में हमने देखा है कि झारखंड में टोटल जो है 24 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 24 जिले हैं। और इन 24 जिलों को झारखंड के 5 डिवीजन में यानी 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। तो इतनी चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि झारखंड के 24 जिले को और पूरे झारखंड को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 5 प्रमंडल में डिवाइड जो है वो किया गया है। इन 5 प्रमंडल में 45 अनुमंडल है, सब डिवीजन है। 5 डिवीजन की बात करेंगे तो 5 डिवीजन में 45 जो है वो सब डिवीजन है, यानी 45 जो है अनुमंडल है। तो हमारे झारखंड में कितने अनुमंडल है? हमारे झारखंड में टोटल 45 अनुमंडल है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 45। हमारे झारखंड में टोटल 45 जो है अनुमंडल है। अब सभी अनुमंडल को जिलों के हिसाब से बांटा गया है। किसी जिले में 2 अनुमंडल है, किसी जिले में 3 अनुमंडल है, किसी जिले में 1 अनुमंडल है। तो इस तरीके से जिलों के हिसाब से अनुमंडल को डिवाइड जो है वो किया गया है, सब डिवीजन को डिवाइड जो है वो किया गया है। हमारे झारखंड की बात करेंगे तो हमारे झारखंड में टोटल 45 जो है वो सब डिवीजन है। तो ये आप झारखंड के 5 डिवीजन को देख रहे हैं, ये आप झारखंड के 5 डिवीजन को देख रहे हैं। और इन 5 डिवीजन को झारखंड के 45 सब डिवीजन में डिवाइड जो है वो किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि झारखंड में कौन कौन से 45 सब डिवीजन है, तो ये आप देखिए झारखंड के जिलों के बारे में। एक जिले में कितने सब डिवीजन है और कौन से जिले में कितने सब डिवीजन है, ये दिखाया गया है। बात करेंगे सब डिवीजन की, टोटल 45 है, टोटल 45 है। अब आप देख सकते हैं पहले दिया हुआ है देवघर, तो देवघर की बात करेंगे। देवघर में देवघर और मधुपुर 2 सब डिवीजन है। देवघर जिले में देवघर और मधुपुर। तो डिस्ट्रिक्ट हिसाब से ये दिया हुआ है कि कौन से जिले में कितना सब डिवीजन जो है वो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, झारखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? झारखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी यह कहा गया है कि झारखंड में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन से माध्यम से झारखंड में बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए,
जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि झारखंड में ज्यादातर बिजली का उत्पादन जो है वो डैम बनाकर पानी से किया जाता है, यानी हाइड्रोलिक किया जाता है, और जो बचा कुचा बिजली है वो सौर ऊर्जा से किया जाता है। तो झारखंड में बिजली के दो ही स्रोत हैं, पहला ताप ऊर्जा, दूसरा जल ऊर्जा। ताप ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, और दूसरा जो है जल ऊर्जा यानी हाइड्रोलिक एनर्जी। तो झारखंड में बिजली के या फिर एनर्जी के दो ही स्रोत है। यहाँ पे कहीं भी आपको पवन चक्की वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कहीं भी आपको जो है बायोगैस से बिजली नहीं देखने को मिलेगी। तो झारखंड में ज्यादातर हिस्सों में या तो जल ऊर्जा है या तो फिर ताप ऊर्जा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। झारखंड में जल ऊर्जा भी आपको देखने को मिल जाएगी और ताप ऊर्जा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये झारखंड के प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन झारखंड के प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये सोलर पैनल के जरिए ताप ऊर्जा और हाइड्रोलिक के जरिए ऐसे डैम बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। कुछ इस तरीके से डैम बनाकर हाइड्रोलिक जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जल ऊर्जा और ताप ऊर्जा, झारखंड में ऊर्जा के दो ही स्रोत है, झारखंड में ऊर्जा के दो ही स्रोत है, ठीक है। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बताई थी कि झारखंड का एक ऐसा स्टेशन है जहां पे आधार सुविधा केंद्र को खोला गया है और लोगों को आधार से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं उस स्टेशन में दिया जा रहा था। अगर आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग झारखंड के करंट अफेयर का क्लास डेली करें। कहां पे होती है? तो इसी चैनल पे डेली सुबह 5 बजे होती है, और डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन में, कहां पे? रांची रेलवे स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र को खोला गया है। अब आधार सुविधा की बात करेंगे तो आधार कार्ड की बात करते हैं। आप में से ऐसे बहुत कोई होंगे कि जिनकी आधार कार्ड में फोटो जो है वो केनिया के जैसे लोगों की आई होगी, एकदम पूरा काला काला, एकदम पूरा काला काला, ठीक है। आप में से ऐसे बहुत कोई होंगे जिनकी आधार कार्ड की फोटो जो है वो केनिया के लोगों के जैसे आई होगी, पूरा ब्लैक। मेरी खुद की आई हुई है, मेरी खुद की पूरा ब्लैक आई हुई है, यानी अगर आप अंधेरे में देखें तो आपको चेहरा ना दिखे, इस तरीके से फोटो आया हुआ है। तो ये आपकी और हमारी गलती है नहीं, ये गलती है बनाने वालों की, ठीक है। तो बात करेंगे आधार सुविधा केंद्र की। झारखंड का रांची स्टेशन पहला ऐसा स्टेशन है जहां पे आधार सुविधा केंद्र को खोला जो है वो गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे यात्रियों को आधार से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो झारखंड के रांची स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र को खोला गया था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना डीबीसी के अधीन है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना डीबीसी के अधीन है? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विद्युत परियोजना डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है। तो बात करेंगे बोकारो की, बोकारो का भी डीबीसी का ही है। मैथन की बात करेंगे और पंचित की बात करेंगे तो ये दोनों धनबाद जिले में स्थित है, और ये दोनों भी डीबीसी के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा ही चलाया जाता है। डीबीसी की बात करेंगे तो डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और 1948 में डीबीसी की स्थापना जो है वो की गई थी। डीबीसी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। कहां पे? कोलकाता में स्थित है। अब बात करते हैं, ये जो डैम देख रहे हैं मैथन, मैथन डैम का निर्माण डीबीसी के द्वारा किया गया है, और ये धनबाद जिले में स्थित है। अब इस डैम की बात करेंगे, मैथन डैम। तो अगर आप लोग नहीं घूमे हैं तो आप लोग जाके घूम सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डैम है और बहुत ही सुंदर तरीके से डीबीसी के द्वारा इसे सजाया गया है। अब इस डैम के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि ये जो डैम है बराकन नदी पर स्थित है, और ये जो डैम है ये पंचित डैम, ये दामोदर नदी पर स्थित है। देखिए दामोदर जो नदी है उस नदी को बंगाल का शोक कहते थे, अभी नहीं कहते हैं।
बंगाल का शोक कहते थे। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी पे जब डैम नहीं बने थे, जब डीवीसी के द्वारा दामोदर नदी पर कोई डैम बनाया नहीं गया था, तो दामोदर नदी जो है बंगाल पे कई बाढ़ लेके आती थी। इसीलिए बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को कहते हैं। अभी जो है वर्तमान में दामोदर नदी पे बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं, जिसके कारण दामोदर नदी का जो पानी है वो पहले ही रोक दिया जाता है। इसी कारण से दामोदर नदी अब बंगाल का शोक नहीं कहलाती है। अब दामोदर नदी जो है बंगाल पे बाढ़ नहीं लाती है, लेकिन पहले के टाइम पे दामोदर नदी बंगाल पे बाढ़ लेके आती थी। ठीक है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये सभी विद्युत परियोजना जो है डीवीसी के अधीन है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अधीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कितनवा स्थान जो है वो दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इसमें क्या होता है? तो इसमें कोई राज्य कितना स्वच्छ है, किसी राज्य के लोग कितने स्वच्छ हैं, और लोग जो है अपने राज्य को और राज्य सरकार अपने राज्य को किस तरीके से स्वच्छ रखते हैं, इसमें एक सर्वेक्षण केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमारे झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, इसमें हमारे झारखंड को दूसरा स्थान जो है वो दिया गया था। और दूसरा स्थान दिए जाने के साथ साथ हमारे झारखंड को अवार्ड जो वो भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और पीछे आप देख सकते हैं वो झारखंड विधानसभा है। कौन सा है? झारखंड असेंबली, झारखंड विधानसभा है। ठीक है, डीवीसी की स्थापना कब किया गया था? तो डीवीसी के बारे में मैंने आपको अभी बताया। डीवीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और डीवीसी की जो स्थापना है वो 1948 में किया गया था। कब? 1948 में। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1948, जुलाई 1948 में। कब? तो जुलाई 1948 में डीवीसी की स्थापना जो है वो की गई थी। और डीवीसी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और हिंदी में इसे दामोदर घाटी निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे दामोदर घाटी निगम कहते हैं। तो डीवीसी का फुल फॉर्म दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, 1948 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल, डिवीजन की बात यहां पे कही गई है। तो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? देखिए, प्रमंडल की बात आई है तो मैंने आपको बताई थी कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, और झारखंड के 24 जिलों को इन्हीं 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। अब सबसे छोटे प्रमंडल की बात करेंगे और सबसे बड़े प्रमंडल की बात करेंगे। तो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, पलामू डिवीजन। तो पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, पलामू प्रमंडल। और झारखंड के सबसे बड़े प्रमंडल की बात करेंगे तो नॉर्थ छोटानागपुर, नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। आइए इन प्रमंडल के बारे में बात करते हैं। ये जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसके अंतर्गत जो है 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? गढ़वा, चतरा, लातेहार। सॉरी, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू और लातेहार। और बात करेंगे नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन की, जो ऑप्शन डी में है, ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत जो है 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? आप काउंट कीजिए। सबसे पहले हो गया चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा। कौन कौन? चतरा, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, कोडरमा और रामगढ़। टोटल 7 हो गए। तो इसके अंतर्गत 7 आते हैं जो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है, और इसके अंतर्गत 3 आते हैं जो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। कौन सा? पलामू। ठीक है, और आप ये मैप में देख रहे हैं। अब बात करेंगे पलामू प्रमंडल के बारे में, तो एरिया वाइज ये सबसे छोटा है। एरिया वाइज ये सबसे छोटा है। ऐसा नहीं है कि 3 जिले आते हैं इसलिए छोटा है, 3 जिले इसमें भी आते हैं, कोल्हान में भी। तो कोल्हान में भी 3 ही जिले आते हैं, लेकिन एरिया वाइज जो है पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है। एरिया वाइज पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है। और आप उसके बगल में ही देख रहे हैं नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल, जो ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से शेडेड किया हुआ है,
वो है नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, और इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर को, 15 नवंबर, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई जाती है। वीर नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाने के कारण ही इस अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, और क्या किया जाता है, और क्या किया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। हमारे झारखंड की बात करेंगे तो हमारे झारखंड का स्थापना भी 15 नवंबर को किया गया था। अब बात करेंगे झारखंड की, तो हमारे झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को ही क्यों किया गया था? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है उसे यादगार बनाया जा सके, इसीलिए हमारे झारखंड की स्थापना भी 15 नवंबर को ही किया गया था। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? तो जनजातियों की बात करेंगे तो मैंने आपको रिसेंटली झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ाया है, और मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि झारखंड में जो है 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। कितने? टोटल 32 प्रकार की जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप झारखंड की जनजातियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे झारखंड के जनजातियों के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताई गई है। तो झारखंड में वर्तमान में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, और अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी 32 जनजातियां, तो ये देखिए, यही वो 32 जनजातियां है जो झारखंड में पाई जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है, सबसे ज्यादा संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजातियां जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस मेले का आयोजन जो है किस जिले में किया जाता है? तो देखिए, गणतंत्र दिवस की बात करेंगे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी से झारखंड के किस जिले में एक मेले का आयोजन किया जाता है? तो झारखंड के गोड्डा जिले में, झारखंड के गोड्डा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। तो मेले का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा गोड्डा। झारखंड के गोड्डा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। अब गणतंत्र दिवस की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए 26 जनवरी 1950 में हमने अपना भारत का संविधान जो है वो लागू किया था। अगर आप अभी के टाइम पे बोले ना, देखिए एक्चुअली बात करेंगे पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों ही सेम ही आजाद हुए थे। ठीक है, एक आध वर्ष आगे पीछे का होगा, लेकिन आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमारा भारत जो है बहुत डेवलप कर चुका है, और पाकिस्तान की जो हालत है वो भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं। वहां पे चावल की बात करेंगे तो एकदम खाने के लायक नहीं है, इतना रेट है। अगर आटा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो 10 केजी आटा होगा वहां पे 1 केजी आटा का दाम है। पेट्रोल नहीं है, बिजली तो मिल ही नहीं रही है लोगों को, ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तान की। ठीक है, तो पाकिस्तान के लोग भूखे नंगे हो गए हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने जब आजाद हुआ, हम आजाद हो गए, अपने देश को हम लोग आजाद कर लिए, तो हमने आजाद होने के साथ साथ सबसे पहला काम किया क्या? सबसे पहला काम ये किया कि हम अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे और अपने देश का संविधान लागू करेंगे। हमने आजाद होने के साथ साथ यही सबसे पहला काम किया कि हम जो है अपने देश का खुद का संविधान बनाएंगे और उसी संविधान के हिसाब से हम अपने देश को चलाएंगे। ये साले जो मूर्ख हैं पाकिस्तान वाले, इन्होंने 10 साल लगा दिया अपने संविधान को बनाते ही, और 1957 में जहां हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हो गया, उनका संविधान 1957 में लागू हुआ। तो इसीलिए आज जो है पाकिस्तान की ये हालत है।
तो चलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बात करते हैं मेले की। तो झारखंड के गोड्डा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, हाल ही में कब से मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। तो राष्ट्रीय खादी मेला की बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हम लोग डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी कि राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। कब से? तो 28 नवंबर से 28 दिसंबर से कब से? 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक। कब से? तो 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 दिसंबर। तो 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो मोहराबादी मैदान में किया गया है। आप ये देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय खादी मेला की बात करेंगे, 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक किया गया है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खादी मेला की। तो राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किस लिए किया गया है? तो देखिए, महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता हमारे, वो चाहते थे कि भारत में खादी को बढ़ावा दिया जा सके और भारत के लोग जो है खादी का इस्तेमाल करें, खादी का उपयोग करें। और खादी को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को खादी के प्रति जागरूक करने के लिए ही राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की थी? तो रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आखिर, या फिर रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना यानी रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1960 में। कब? 1960 में। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे हैं रांची विश्वविद्यालय और इसकी जो स्थापना है वो 1960 में। कब? 1960 में किया गया था। चलिए आगे बढ़े हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में सर्वाधिक जो है संथाल जनजाति। झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और इन 32 प्रकार के जनजातियों से ही झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो झारखंड के जनजातियों के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संथाल। झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है। झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और इन 32 में से भी संथाल जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक जो है संथाल जनजाति पाई जाती है। तो संथाल जनजाति झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो जस्टिन करकेट्टा की बात करेंगे, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था जस्टिन करकेट्टा जो है हमारे झारखंड के एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। क्या थे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हॉकी खिलाड़ी। और ये आप देख सकते हैं, ये है जस्टिन करकेट्टा, ये हमारे झारखंड के अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, और इनका निधन जो है हाल ही में हो गया है। झारखंड के किस जिले में फॉसिल पार्क स्थित है? तो झारखंड के कौन से जिले में फॉसिल पार्क जो है स्थित है? फॉसिल पार्क की बात करेंगे ना, तो ये झारखंड के साहिबगंज जिले पे। कहां पे? झारखंड के साहिबगंज जिले में फॉसिल पार्क जो है स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज जिले में फॉसिल पार्क जो है स्थित है और आप ये देख पा रहे हैं, ये झारखंड का साहिबगंज जिले का फॉसिल पार्क। तो झारखंड के साहिबगंज जिले में फॉसिल पार्क जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना जो है वो हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं, अखिल भारतीय
आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1978 में किया गया था। ठीक है। बेतला नेशनल पार्क की बात करेंगे, कहां पे है और किस लिए प्रसिद्ध है। अगर आप में से ऐसा कोई है कि बेतला नेशनल पार्क नहीं घूमे हैं तो प्लीज आप लोग जाके बेतला नेशनल पार्क घूमिए। बहुत ही सुंदर जगह है, लातेहार जिले में स्थित है बेतला नेशनल पार्क और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एलिफेंट। अब बात करते हैं लातेहार जिले की। तो देखिए लातेहार जिले जब आप जाइएगा ना तो लातेहार जिले में आपको घूमने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहला तो आप घूम सकते हैं बेतला नेशनल पार्क, और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क, और वो जो है लातेहार जिले में स्थित है। साथ ही साथ झारखंड की रानी, झारखंड की मलिका कही जाने वाली नेतरहाट, नेतरहाट को भी आप लोग घूम सकते हैं, वो भी लातेहार जिले में ही स्थित है। कहां पे? लातेहार जिले में ही स्थित है। झारखंड की रानी कहते हैं उसे, नेतरहाट को। ठीक है। साथ ही साथ दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है उसका भी उद्गम स्थल लातेहार जिले में ही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार जिले में ही है। तो 3 हो गए अब तक, बेतला नेशनल पार्क, नेतरहाट, दामोदर नदी का उद्गम स्थल। चौथा आप क्या घूम सकते हैं? लातेहार जो जिला है ना बहुत ही खूबसूरत जिला है। आप लोग अगर नहीं गए होंगे तो आप लोग कभी प्लान करिए वहां पे घूमने का। लातेहार जिले में झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो लोढ़ाघाग या फिर बूढ़ाघाग, लोढ़ाघाग या फिर बूढ़ाघाग, ये इसका नाम है। लोढ़ाघाग जलप्रपात, उसे बूढ़ाघाग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। वो लातेहार जिले में ही स्थित है, तो उसे भी आप लोग घूम सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, आप लोग 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और क्या करें, जाइए घूमने के लिए। 2-3 दिन का टूर बनाइए और 2-3 दिन घूमिए। हम लोग क्या किए थे ना, मेरे कुछ दोस्त थे तो हम लोग 4-5 का एक ग्रुप बनाए और ट्रेन से चले गए। ठीक है, 4-5 का एक ग्रुप बनाए ट्रेन से और फिर कुछ दूर बस से गए थे। और उसके बाद 3-4 दिन का हम लोग टूर बनाए थे। 3-4 दिन में हम लोगों ने बेतला नेशनल पार्क घुमा था, लातेहार नेतरहाट घुमा था, उसके बाद लोढ़ाघाग जलप्रपात घुमा था, उसके बाद कहां से दामोदर नदी निकलती है तो उस चीज को भी देखा था। तो 3-4 दिन का टूर बनाइए और उस इन सब चीजों में क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करके जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है, तो आप क्या करें, 2-3 दिन के लिए एक टूर बनाइए और कहीं घूम के आइए। जब भी आप कहीं से घूम के आएंगे ना तो आपका जो दिमाग है वो एक रिलैक्स फील करेगा, और ये रिलैक्स फील करने के साथ साथ उसके बाद जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपको पढ़ाई करने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग क्या करें, टाइम टू टाइम थोड़ा सा घूम भी लिया करें। घूमने से आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और आपको एनर्जी मिलेगी, और जब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो आपको पढ़ने में भी और एग्जाम को करेक्ट करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करें घूमने का थोड़ा। तो बेतला नेशनल पार्क की बात करेंगे, यह लातेहार जिले में है और हाथियों के लिए फेमस है। आप ये देखिए, बेतला नेशनल पार्क हाथियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी झारखंड के केवल एक जिले से होकर गुजरती है, साहिबगंज जिले से, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है। गंगा नदी जो है झारखंड के केवल साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की बात करते हैं तो हम लोग गंगा को पवित्र नदी मानते हैं और गंगा नदी के पानी से हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी को हम लोग माता मानते हैं और गंगा नदी जो है झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। एक ही जिला है साहिबगंज जहां से होकर गंगा नदी जो है वो पार होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। ठीक है, बाकी ये गंगा नदी का आप लोग बेसिन देख सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी का आप लोग बेसिन देख सकते हैं कहां पे, साहिबगंज में। किस तरीके से, आइए समझते हैं। तो देखिए ये ऊपर में कौन है, ये है ऊपर में बिहार। कहां पे पिन, कहां पे भाई, हाँ ये बिहार है। बिहार से गंगा नदी बहती है और बिहार से गंगा नदी बहने के साथ ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे पार हो जाती है और ऐसे पार होके और ऐसे चली जाती है। अब देखिए साहिबगंज से पार हुई और वेस्ट बंगाल पे ये घुस गई, और वेस्ट बंगाल में ये जो है गंगा नदी 2 भाग में बढ़ जाती है। पहला भाग
कोलकाता चला जाता है, जिसे हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग जो है बांग्लादेश चला जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, पद्मा। आइए समझते हैं अच्छे से। ये आप गंगा नदी को देख रहे हैं, साहिबगंज जिले से होकर पार हुई, और साहिबगंज जिले से होकर पार होने के बाद ये जो है वेस्ट बंगाल में एंटर की, और वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद गंगा नदी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक चली जाती है कोलकाता, उसे हम लोग हुगली नदी कहते हैं, और एक चली जाती है बांग्लादेश, उसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा कहते हैं, पद्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, यानी सीएम को किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यह पूछा गया है। अब आप कहेंगे, आप में से बहुत ऐसे नमूने होंगे, बहुत ऐसे ज्ञानी होंगे जो कहेंगे सर सीएम को अपॉइंट थोड़ी करते हैं, सीएम की नियुक्ति थोड़ी होती है, सीएम को तो हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं तभी तो सीएम बनते हैं, हम लोगों ने हेमंत सोरेन को वोट दिया है तभी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा आप में से बहुत कोई कहेंगे, फिर मैं उनको समझाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग मुख्यमंत्री को वोट देते ही नहीं है। तो फिर बोलेंगे वो लोग सर ऐसा कैसे, हम लोग तो मुख्यमंत्री को वोट देते, हेमंत सोरेन को तो हम लोग वोट दिए हैं। हम बोलेंगे हेमंत सोरेन को आपने वोट दिया है, कैसे दिया है? मुख्यमंत्री का चुनाव तो होता ही नहीं है, चुनाव तो एमएलए का होता है, विधायक का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी होता है। चुनाव तो होता है एमएलए का और एमपी का। आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। हम लोग एमएलए को वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं, और विधायक लोग मिलकर चुनते हैं कि किसे सीएम बनाना है, और सिफारिश करते हैं राज्यपाल से। सभी विधायक मिलकर राज्यपाल से सिफारिश करते हैं, और राज्यपाल जो है विधायक के सिफारिश के तौर पर नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, बात करेंगे झारखंड की। तो हमारे झारखंड के अभी करंट गवर्नर कौन है? तो अभी जो है रमेश बेस, रमेश बेस जो है हमारे झारखंड के करंट गवर्नर है। रमेश बेस इज द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिरसा आंदोलन के बारे में पूछा गया है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वो खूंटी जिले में था। और खूंटी जिले में होने का इसका रीजन भी था क्योंकि खूंटी में ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। झारखंड के खूंटी जिले में ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमने बिरसा मुंडा के बारे में एक प्रॉपर क्लास ली है। उस क्लास में बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही डिटेल में आप लोगों से बताइए, और एक बहुत ही कम ड्यूरेशन में बिरसा मुंडा के बारे में जितना हो सका है आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख ले। बात करते हैं इस क्लास की, तो खूंटी इसका इस क्वेश्चन की, तो खूंटी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह का या फिर बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है वो कहां पे था? तो वो खूंटी में था। खूंटी की बात करेंगे, ये है मैप में खूंटी, कहां पे है? ये है मैप में खूंटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी की बात करेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है हमारे झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और यहाँ पे भगवान पारसनाथ का मंदिर है। आप लोग अगर नहीं गए होंगे तो आप लोग जाके आइए, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी हमने घूम चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है। पारसनाथ की बहुत ही शांत जगह है। आप जब उस टेंपल में चढ़ेंगे, उस मंदिर में चढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी, आपको एक रिलैक्स फील होगा वहां पे जाने के बाद। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो कहां पे है? गिरिडीह जिले में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। 1365 मीटर की बात करेंगे, और 4478 फीट की बात करेंगे। ठीक है,
तो मीटर की बात करेंगे 1365, आप ये देखिए 1365 मीटर या फिर 4478 फीट। और 1365 मीटर के साथ पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारसनाथ के पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, पारसनाथ के चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो 1365 मीटर या फिर फीट की बात करेंगे 4478 फीट। आप ये देखिए, ये है पारसनाथ की पहाड़ी, ये है पारसनाथ की पहाड़ी। किस जिले में है? तो ये जो है कहां पे? गिरिडीह जिले में। और ऐसा कहा जाता है कि पारसनाथ जो है, भगवान पारसनाथ वो यहां पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, यानी उनको यहां पे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहां पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मिटा देते हैं। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछे जाते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। जैन धर्म में अब तक 24 ही तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 23वें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने यहां पे ज्ञान की प्राप्ति जो है की थी। इस पर्वत की बात करेंगे, ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। किस शिखर के? सम्मेद शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात करेंगे तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए 9 जून 1900। कब? 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, लेकिन बिरसा मुंडा की मृत्यु नहीं हुई थी, इन्हें मार दिया गया था, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए बिरसा मुंडा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए बिरसा मुंडा के बायोग्राफी के बारे में एक पूरा क्लास किए हैं और इस क्लास में बिरसा मुंडा के बारे में जितना हो सके उतना आप लोगों को समझाया गया है। अब बात करते हैं तो बिरसा मुंडा की बात करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था और 15 नवंबर 1875 में। कब? 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और ये एक आदिवासी परिवार से थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए थे और अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। इन्हें जो है गुलामी पसंद नहीं थी और गुलामी पसंद नहीं होने के कारण ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और कई जमींदारों के खिलाफ विद्रोह जो है वो किया था। अब देखिए क्या हुआ, 3 फरवरी 1900। कब? 3 फरवरी 1900 अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरीके से किया गया है? तो बिरसा मुंडा एक बहुत ही पराक्रमी थे, इन्हें छापामार युद्ध नीति आती थी, छापामार युद्ध नीति आती थी इन्हें बिरसा मुंडा को। लेकिन इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपए का इनाम जो है वो रखा गया था और उस 500 की वैल्यू अगर आज के टाइम पे कंपेयर करें तो 50 लाख के द्वारा होगी, यानी उस समय का 500 अभी के टाइम पे 50 लाख हो गया होगा। तो वैल्यू की कंपेयर कर रहे हैं, 500 यानी अभी के टाइम का 50 लाख। तो बिरसा मुंडा के ही किसी करीबी के द्वारा ये कहां पे छिपे थे ये अंग्रेजों को बता दिया गया। बिरसा मुंडा के किसी करीबी के द्वारा ही ये कहां पे छिपे थे वो बता दिया। अभी आज के टाइम पे भी रहता है कि जो अपना आदमी होता है वही दुश्मन होता है। ठीक है, तो इनके ही किसी करीबी के द्वारा 500 रुपए के लालच में इनका जो ठिकाना है वो बता दिया गया है। और जब ये रात को सो रहे थे अपने साथियों के साथ में तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्हें गिरफ्तार 3 फरवरी 1900 में कर लिया गया है और इनके साथ साथ इनके 460 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके द्वारा इनके साथ साथ इनके
460 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और स्लो पॉइजन देकर अंग्रेजों के द्वारा 9 जून 1900 में इनको मार दिया गया। स्लो पॉइजन देकर 9 जून 1900 में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया और कहा गया कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हैजा के कारण हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा के कारण हुई थी, ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया और इन्हें 9 जून 1900 में अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देके मार दिया गया। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 में रांची जेल में हुई थी। कहां पे? रांची जेल में हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु नहीं हुई थी, बिरसा मुंडा की हत्या की गई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। कहां पे? रांची जेल में। हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? हिजला मेला की बात करेंगे तो दुमका में ये आयोजित किया जाता है। कहां पे? दुमका में। और हिजला मेला की बात करेंगे तो ये जो है मयूराक्षी नदी, किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर आयोजित जो है वो किया जाता है। हिजला मेला मयूराक्षी नदी पर आयोजित जो है किया जाता है। और आप ये हिजला मेला का तस्वीर देख रहे हैं। हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में। कब? 1995 में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1995 में। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना 1995 में किया गया था। ठीक है, झारखंड के पुरुषों की सामान्य पोशाक क्या है? तो झारखंड के पुरुषों की सामान्य पोशाक क्या है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा है। तो आप लोगों को यह तो बताना नहीं होगा कि झारखंड के पुरुषों का सामान्य पोशाक क्या है। बात करेंगे महिलाओं की तो महिलाओं का सामान्य पोशाक साड़ी है और पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों का सामान्य पोशाक जो है वो धोती है। क्या है? धोती है और ये कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। तो झारखंड में पुरुषों का सामान्य पोशाक जो है धोती है और ये आप देखिए महिलाएं साड़ी पहनती है और पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं। तो झारखंड के पुरुषों का सामान्य पोशाक धोती है। ठीक है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है? तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे या फिर झारखंड की धार्मिक राजधानी की बात करेंगे तो देवघर को कहा जाता है। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी और झारखंड की धार्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी और ये है क्या बोलते हैं? धार्मिक राजधानी है। ठीक है, देवघर कहां पे? ये है मैप में देवघर। अरे ये मैप में देवघर। ठीक है, आप देख लें इसे अच्छे से देखें। चलिए आगे बढ़े। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। ठीक है, कौन सा त्योहार झारखंड में 2 बार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार झारखंड में 2 बार मनाया जाता है? छठ। कौन सा त्योहार? छठ जो है झारखंड में 2 बार मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छठ। और छठ जो है बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है और बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड का भी सबसे प्रमुख त्योहार हो ही गया। तो छठ जो है जहां भी देखिए आपको जहां भी बिहार के लोग देखने को मिलेंगे ना, और ऐसे तो पूरे देश में आपको बिहारी मिल ही जाएंगे, बिहार के लोग मिल ही जाएंगे और बिहार के लोग जो है छठ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, बिहार के लोग छठ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा कोविड के कारण जो है घर से निकलने को मना कर दिया गया था। कोविड के कारण सरकार के द्वारा लोगों को घर से निकलने को मना कर दिया गया था। तो बिहार के जो लोग थे बाहर में थे वो क्या करते थे? तो छठ जो है वो तालाब जाते हैं छठ में पूजा करने के लिए। तो वो अपने घर पे ही अपने मिट्टी खोद के छोटा सा गड्ढा किए थे और उसमें पानी भरे थे और वहीं पे छठ का पूजा किए थे। तो छठ जो है बहुत ही पवित्र त्योहार है और ये जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। छठ जो है बहुत ही पवित्र त्योहार है और ये जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, छठ बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे। छठ में ना सबसे अच्छा पता है क्या होता है? बहुत ही पवित्र त्योहार है लेकिन छठ का जो ठेकुआ होता है ना वो खाने में बड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, छठ का जो ठेकुआ होता है ना, मेरे बहुत से फ्रेंड है जो ला के देते हैं और मतलब क्या ही बात करें, वैसा ठेकुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसा ठेकुआ आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग बाबा धाम जाते होंगे तो बाबा धाम का पेड़ा इतना फेमस है
कि आपको वैसा पेड़ा पेड़ा तो आपको कई मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन बाबाधाम जैसा पेड़ा नहीं मिलेगा। उस तरीके से ठेकुआ तो आपको मिलेगा, लेकिन छठ का ठेकुआ का बात ही कुछ और होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहते हैं? तो झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहते हैं? तो झारखंड के रांची को, कहां को? रांची को, राजधानी रांची को ही झरनों का शहर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में कई झरने हैं और कई झरने होने के कारण ही रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची को झरनों का शहर जो है वो कहा जाता है। तो रांची को झरनों का शहर कहते हैं। हुंडरू, दसम, जोन्हा ये सब कहां है? रांची में ही है। तो रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर जो है वो कहा जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है? तो झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है पाया जाता है? झारखंड के धनबाद जिले पे, कहां पे? धनबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। झारखंड के धनबाद में आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा और धनबाद के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे 1300 है। 160 किसका है? सिमडेगा का। और सिमडेगा में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। और झारखंड में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है। अब आप बोलेंगे सर जनसंख्या घनत्व को काउंट कैसे करते हैं? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग वहां पे रहते हैं, इस तरीके से जनसंख्या घनत्व को काउंट करते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं, इस तरीके से जनसंख्या घनत्व को काउंट कहते हैं। तो ये धनबाद, और धनबाद में जो है 1300 है, पॉपुलेशन डेंसिटी 1300 है। और ये जो है सिमडेगा यहाँ पे 160 है। तो सबसे ज्यादा धनबाद और सबसे कम सिमडेगा, सबसे ज्यादा धनबाद और सबसे कम सिमडेगा। ठीक है, तो बाकी आप ये डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।